भावेजी पंपिंग स्टेशन पर एक बार फिर बिजली का ब्रेकडाउन। 72 इंच कुतर की मेन लाइन फट गई। हाइड्रेंट माफिया ने कराची में पानी का मसनूई बहरान पैदा कर दिया। कराची को पानी की फराहमी में तकरीबन 130 मिलियन गैलन की कमी। मामला इत्तफाकी हादसा या साजिश? भारी रिश्वत के एवज सरकारी हाइड्रेंट के ठेकेदार गुलाम नबी को कंडुइट लाइन से कनेक्शन जारी। हाइड्रेंट माफिया 24 घंटे बिना मीटर के पानी की बिला तातुल फराहमी में मसरूफ। रिश्वत के बदले अफसरान ने पानी की चोरी पर आंखें बंद की हुई हैं और ठेकेदार गुलाम नबी ने शहर में टैंकर्स का जाल बिछा रखा है। कराची में मुसहत खाना खाने से 2 भाइयों की हलाकत का मामला। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस साकिब निसार ने वाकये का नोटिस ले लिया। सिंध हुकूमत से 10 दिन में रिपोर्ट तलब। इससे कबल एरिजोना ग्रिल भी बंद किया जा चुका है। सिंध फूड अथॉरिटी की डिफेंस और क्लिफ्टन के रेस्टोरेंट में कार्रवाइयां। मुज़र सेहत खाना अशिया इस्तेमाल करने का इंकशाफ। रेस्टोरेंट्स में मुज़र सेहत केचप और खुले मसालेजात का इस्तेमाल किया जा रहा था। मुनव्वर शाही पकवान, रेड एप्पल, दिल्ली दरबार सील। रेस्टोरेंट्स में हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों की खिलाफ वर्जी भी पाई गई। कराची में ग्रैंड ऑपरेशन का दूसरा मरहला। लाइट हाउस और आराम बाग के अतराफ तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन। सैकड़ों गैर कानूनी दुकानें मस्मार। मलबा उठाने का काम जारी। एमए रोड पर ताजरों का एहतजाज। ऑपरेशन रोकने का मुतालबा। ताजरों का मुआशी कत्ल बंद किया जाए। ऑल सिटी ताजर इत्तेहाद का हुकूमत से मुतालबा। मेयर कराची वसीम अख्तर कहते हैं तजावुजात के खात्मे से कराची की असल शक्ल निकल कर सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर तजावुजात का खात्मा कर रहे हैं। कम वसाइल में मसाइल हल करने की कोशिश करेंगे। म्यूनसिपल कमिश्नर डॉक्टर सैफुर रहमान कहते हैं शहर से तजावुजात का खात्मा करके दम लेंगे। जी नाज़रीन, स्टोरीज आपने देखी और इससे पहले कि हम अपने इस प्रोग्राम का आगाज़ करें और कोई स्टोरी डिस्कस करें, यहाँ पे एक छोटा सा वक्फा लेना चाहेंगे। वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर की खबर। मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। बात करते हैं धाबेजी पंपिंग स्टेशन के हवाले से और कराची में पानी के बहरान के हवाले से। गुज़िश्ता रोज़ धाबेजी पंपिंग स्टेशन पर बिजली का ब्रेकडाउन हुआ। हस्बे रिवायत धाबेजी पंपिंग स्टेशन की एक मेन लाइन जो कि 5 नंबर की लाइन थी वो बर्स्ट हो गई। 72 इंच कुतर की ये जब लाइन बर्स्ट हुई तो इससे कराची की जो फराहमी है पानी की उसमें तातुल आया और उस तातुल की वजह से कराची के शहरी परेशान हुए। कराची के शहरी जब परेशान होते हैं, पानी की कमी होती है तो सिर्फ एक ही हल रह जाता है और वो ये होता है कि टैंकर्स से कांटेक्ट किया जाए, टैंकर को बुलवाया जाए। और यही वजह है कि कराची में टैंकर माफिया मजबूत से मजबूत तर होता जा रहा है। अगर हम बात करें तो ये जो बहरान होता है, क्या यानी ये पानी का वाकई बहरान होता है, कोई इत्तफाक होता है, या एक साजिश के तहत कराची में पानी का बहरान पैदा किया जाता है ताकि इन टैंकर्स माफिया की चांदी हो? इसी हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर वाटर बोर्ड असदुल्ला खान साहब। इनसे हम बात करना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम असद साहब, आप मेरी आवाज सुन सकते हैं? जी असदुल्ला खान साहब, अस्सलाम वालेकुम, आप मेरी आवाज सुन सकते हैं? हेलो जी, हम दोबारा इनसे रब्ता करने की कोशिश करेंगे। कुछ तकनीकी वजूहात की बिना पर इनसे रब्ता नहीं हो पा रहा है। तो नाज़रीन, जब कराची में ये पानी का बहरान होता है तो उसके साथ साथ ये होता है कि टैंकर माफिया जो है ना वो फिर अपना जिस तरह जाल बिछाती है। जो नेटवर्क इस वक्त कराची में टैंकर्स माफिया का मौजूद है, इसमें यह कहा जा रहा है कि एक शख्स है, कोई गुलाम नबी जिसका नाम है, और उसने एक ऐसा जाल बिछाया हुआ है टैंकर्स का कि पूरे शहर में उसके टैंकर्स नज़र आते हैं। आप किसी शाहराह से गुजरें, किसी ट्रैफिक जैम में फंसे, आपको कोई ना कोई टैंकर नज़र आएगा जिसके पीछे लिखा होगा कि ये गुलाम नबी टैंकर वाले हैं। और आपको ये भी बताते चलें कि इनकी जो एक मेन जो इनका हाइड्रेंट है वो गुलशन इकबाल में मौजूद है। और ये जो हाइड्रेंट है ये किस तरह चलता है, क्या होता है, इस हवाले से भी हम बात करना चाहेंगे। हमारे साथ इस वक्त लाइन पर मौजूद हैं डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर वाटर बोर्ड असदुल्ला खान साहब। असदुल्ला साहब, अस्सलाम वालेकुम, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब, मिजाज शरीफ कैसे हैं? जी, अल्लाह का करम, बहुत शुक्रिया। ये असदुल्ला साहब, पहले तो ये बताइएगा कि धाबेजी पंपिंग स्टेशन पे फिर एक दफा बिजली का ब्रेकडाउन हुआ और 72 इंच कुतुल की जो 5 नंबर की लाइन थी, मेन लाइन थी, जो राइज करके ऊपर जाती है, तमाम लाइनों पे से तकरीबन 10 लाइनें ऊपर जाती हैं जिसमें से ये एक लाइन थी, वो बस्ट हो गई, वो फट गई। उससे फिर जाहिर सी बात है
जब बिजली आ भी जाए तो उसके बाद पंपिंग होते होते टाइम लगता है, एक पानी का बहरान, फिर संडे यानी तातील का दिन और उसमें पानी का बहरान। क्या कहेंगे इस हवाले से? डॉक्टर साहब, ये बस हमारी बदकिस्मती कह लें या सिस्टम की बदकिस्मती कह लें, होना नहीं चाहिए। दावेजी पंपिंग स्टेशन बेसिकली ये लोड शेडिंग से मुस्तस्ना है, लेकिन क्योंकि टेक्निकल वजूहात आ जाती हैं के इलेक्ट्रिक की, हमारी के इलेक्ट्रिक से मुसलसल उनसे हम कांटेक्ट में हैं। ये जो ब्रेकडाउन आ रहे हैं ये हमारे पंपिंग स्टेशन के लिए बहुत ही खतरनाक हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि दावेजी पंपिंग स्टेशन के लिए ये ब्रेकडाउन बहुत खतरनाक हैं, जो कि मुसलसल हो रहे हैं। पिछले एक माह में, जो पिछला एक माह गुजरा है, इसके अंदर तकरीबन जो हमारे पास शॉर्टफॉल आया था वो 800 मिलियन गैलन का आया था, ठीक है, जो कि बहुत बड़ा एक शॉर्टफॉल होता है हमारे लिए। और अभी इस वक्त जो कंटिन्यू 2 दिन से आ रहे हैं, 2 दिन से, और जाती सिर्फ ये आधे घंटे के लिए और 1 घंटे के लिए है, लेकिन इस आधे घंटे और 1 घंटे में हमें मेंटेन करने के लिए दोबारा इन पंपों को स्टार्ट करने में, क्योंकि हम 1 बाय 1 इन पंप्स को स्टार्ट करते हैं और प्राइम करते हैं लाइनों को, तो हमें तकरीबन 1.5 से 2 घंटा लग जाते हैं। तो कहने के लिए तो ये होता है, जो न्यूज आती है वो तो ये आती है कि दावेजी पे सिर्फ आधे घंटे के लिए लाइट थी, लेकिन वो आधा घंटा तो के इलेक्ट्रिक का होता है, हमें नॉर्मलाइज करने में 2 घंटे और लग जाते हैं। तो ऑल टुगेदर ये तकरीबन 2.5 घंटे हमें लग जाते हैं। इतनी कमी आ जाती है असदुल्ला साहब जब एक ये ब्रेकडाउन आता है, चाहे आधे घंटे का हो या 1 घंटे का हो, और फिर खासतौर पे जब 72 इंच कुतुर की कोई जो पाइपलाइन मेन लाइन हो वो फट जाती है, यानी तकरीबन 10% पानी की कमी तो वैसे ही आ जाती है जब 10 में से एक लाइन फट गई। टोटल यानी मजमूई तौर पे एक दिन में जो मिलियन गैलन पर डे है उसमें कितनी कमी आ जाती है? मैं अर्ज करूं, जैसे मैंने आपसे अर्ज किया कि ये तो डिपेंड करता है। अगर 2.5 घंटे की लाइट भी चली गई तो तकरीबन यूं समझिए कि तकरीबन 70 से 80 मिलियन गैलन पानी की शॉर्टेज होगी। और सबसे बड़ा मसला ये होता है क्योंकि ये 4 वे के ऊपर लाइनें जाती हैं और वो एक 210 फुट की हाइट पे है और कराची पे डाउनवर्ड है, तो जैसे ऊपर पानी पहुंचना खत्म हो जाता है तो डाउनवर्ड लाइनें जो हैं वो एकदम खाली होना शुरू हो जाती हैं। अगर सपोज ये 4 या 5 घंटे लाइट चली जाए, मतलब हमारी पंप स्टार्ट करने के साथ मिला के, तो इस सारे सिलसिले को सेटअप करने में हमें तकरीबन 48 घंटे लग जाते हैं, क्योंकि लाइनें डीप्रेशराइज हो जाती हैं इसके अंदर। तो वाटर बोर्ड के लिए बहुत मुश्किल है इसको मेंटेन करना। मैं क्योंकि के इलेक्ट्रिक वालों के साथ मेरा मुसलसल राब्ता रहता है, उनके जो चीफ डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनके साथ भी, वो ये कहते हैं कि जी उनके साथ जो प्रॉब्लम आ रहा है वो नेशनल ग्रिड से आ रहा है। नेशनल ग्रिड में जामचोरों से उनको ब्रेक आ रहा है, जिसकी वजह से सारा ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। लेकिन मैं फिर ये अर्ज करता चलूं एज अ KWSB के इंजीनियर के दावेजी पंपिंग स्टेशन जो कि बिल्कुल कराची के लिए ऐसे है जैसे एक जिसमें दिल की हैसियत होती है। खुदा ना खास्ता दावेजी पंपिंग स्टेशन पे कोई मसला हो गया तो कराची के पानी का बहुत बड़ा एक ब्रेकडाउन हो जाएगा और मसला हो जाएगा। तो ये जितने ब्रेकडाउन बार बार आ रहे हैं ये हमारे लिए टेक्निकली बहुत मुश्किल होगा इसको संभालना। अच्छा, ये असदुल्ला साहब ये बताइएगा कि ये जो पाइपलाइन है जो बार बार बर्स्ट हो जाती है, पुरानी पाइपलाइन है, इसको एक दफा मरम्मत क्यों नहीं कर लिया जाता ताकि ये बर्स्ट होने का या मेन लाइन फटने का सिलसिला खत्म हो? डॉक्टर साहब, मैं फिर अर्ज करता चलूं, इसको भी बताता चलूं कि हमारे पास टोटल 10 लाइनें हैं जो राइजिंग मैन है। हर राइजिंग मैन का जो डायामीटर है वो 72 इंच है और इसकी लेंथ जो है वो 5 किलोमीटर की है। हेड इसका 210 फुट का है। ये जो लाइन नंबर 5 है ये 40 साल पुरानी हमारी लाइन है। तो होता यह है कि जब भी ये बस्ट होती है हम 9 लाइनों से भी काम अपना कराची की पानी सप्लाई जो तो आगे मुस्तकबिल में क्या उन 9 लाइनों से ही काम चलाना है या इसकी रिपेयरिंग भी करनी है? नहीं, उस 9 लाइन से हम कराची को पानी सप्लाई कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि फिर लोड डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। ये लाइन पुरानी हो गई है। हमने इस वक्त गवर्नमेंट को एक PC1 बना के भेजी है कि इस पूरी लाइन को 5 किलोमीटर की लाइन है, ये 40 साल पुरानी हो गई है और ये MS की लाइन है और इसकी खस्ता हालत हो गई है बहुत ज्यादा। तो इसकी क्योंकि लाइन चेंज होने की अमाउंट काफी ज्यादा होगा इसका, वो गवर्नमेंट ऑफ सिंध की ही माउनत से ये हो सकती है। तो PC1 बना के वो आखिरी मराइल में है, वो हम गवर्नमेंट को भेज रहे हैं और उसके बाद जब ये सारी नई लाइन डल जाएगी तो इंशाल्लाह फिर दोबारा ये नहीं पड़ेगी। अच्छा असदुल्ला साहब, एक बात ये बताइएगा कि आपका ही कहना है कि कराची में तकरीबन 13 MGD पानी सिर्फ दिया जाता है टैंकरों को और 437
एमजीडी पानी जो है वो इसके जो रिहायशी हैं, जो घरों को पानी पहुंचाया जाता है, वो है। क्या ये बात दुरुस्त है? देखिए, मैं जो आपका सवाल समझा हूं उसको फिर मैं रिपीट करता हूं जी कि कराची की इस वक्त जो टोटल पानी की रिक्वायरमेंट है वो तकरीबन 1000 मिलियन गैलन। सर, मैं पानी की सप्लाई की बात कर रहा हूं कराची वाटर एंड सीवरेज की बोर्ड की तरफ से। मैं डॉक्टर साहब मैं रिपीट करता हूं, थोड़ी सी आवाज आपकी हैमिंग हो रही है। 450 एमजीडी हम कराची को पानी सप्लाई करते हैं धाबेजी पंपिंग स्टेशन से जी। 100 हम करते थे हब से, क्योंकि हब अब ड्राई हो गया है। अब हब से हमें जो है वो जीरो हो गया है, हमारा हब से हमें बिल्कुल अब पानी नहीं मिल रहा है, आई मीन टू हब डैम से। तो इस वक्त हम पूरी जो जरूरत पूरी कर रहे हैं वो सिर्फ हम इंडस से पूरी कर रहे हैं। इंडस मीन 450 मिलियन गैलन पानी। 450 मिलियन गैलन पानी इस वक्त हम पंप कर रहे हैं धाबेजी पंपिंग स्टेशन से। और कराची की जो रिक्वायरमेंट, जैसे मैंने आपसे अर्ज किया कि लगभग 1000 मिलियन गैलन है, तो यूं समझिए कि 1/3 पानी हमारे पास मौजूद है। और जिसको 75% हम कहें या 66% कहें। असदुल्ला साहब, मेरा आपसे सवाल यह है कि आप टैंकर्स को कितने मिलियन गैलन पानी प्रोवाइड करते हैं? जी, टैंकर हाइड्रेंट जो आपने हाइड्रेंट ठेके पे दिए हुए हैं, उनको कितने मिलियन गैलन पानी योमिया दिया जाता है? टोटल हमारे 6 हाइड्रेंट हैं जी। उन 6 हाइड्रेंट्स पे जो हमारी रीडिंग्स आती हैं उसके मुताबिक हमारा एक डिपार्टमेंट है जो टैंकर सेल डिपार्टमेंट है, उसके पास से रीडिंग्स हमें आती हैं। वो आती हैं 13 मिलियन गैलन इन 6 हाइड्रेंट से सप्लाई होता है। 13 मिलियन गैलन पर डे, यानी अगर 6 हाइड्रेंट्स में इस पानी को डिवाइड किया जाए तो तकरीबन एक जो हाइड्रेंट है वो तकरीबन 20 लाख गैलन पानी रोजाना दे रहा होता है। यही कहना चाह रहे हैं आप? नहीं, ऐसा करें ना, देखिए डॉक्टर साहब, सर 1 मिलियन गैलन हुआ 10 लाख फिगर लेते हैं जी जी, तो 6 और 13 में आपसे जैसे अर्ज कर रहा हूं तो 2 मिलियन गैलन जो है वो एक हाइड्रेंट ले रहा है। मैं आपसे यही अर्ज कर रहा हूं सर कि अगर 2 मिलियन गैलन एक हाइड्रेंट को दिया जा रहा है तो तकरीबन 20 लाख गैलन पानी हुआ। 20 लाख गैलन, ठीक है सर। सर, अगर मैं आपको कैलकुलेशन बताऊं नंबर ऑफ टैंकर्स की, और हर टैंकर की कैपेसिटी लिखी हुई होती है, 2000 गैलन का टैंकर है, 3000 गैलन का टैंकर है, 5000 गैलन का टैंकर है। अगर मैं आपको गिनती बताऊं और वो हाइड्रेंट जो है, एक हाइड्रेंट जो है वो तकरीबन 30 40 एमजीडी पानी ले रहा है, तो सर ये तो सिंपल काउंटिंग है ना। 20 लाख गैलन पानी आपने टोटल आप हाइड्रेंट्स को दे रहे हैं सर। तो सर ये मुझे, सर पहले मेरी बात सुन लीजिए सर, मैं आपको बोलने का पूरा मौका दूंगा। मेरे कहने का मकसद यह है कि अगर ये हाइड्रेंट्स जो हैं जिनको आप सिर्फ 2 मिलियन गैलन पानी, यानी 1 मिलियन 10 लाख, 2 मिलियन 20 लाख गैलन पानी हुआ, अगर आप इनको 20 लाख गैलन पानी देते हैं तो यहां से जो रोजाना सैकड़ों टैंकर निकलते हैं, जिस एक टैंकर में 2000, 5000, 10,000 गैलन पानी जमा करने की गुंजाइश होती है। अगर मैं आपको सिंपल कैलकुलेशन दे के ये प्रूफ करूं कि ये जो हाइड्रेंट है, एक हाइड्रेंट, जैसे गुलाम नबी ने गुलशन इकबाल का हाइड्रेंट लिया हुआ है, यहां से 30-40 एमजीडी पानी डेली दिया जा रहा है और बिलिंग 2 मिलियन गैलन की जा रही है। देखें डॉक्टर साहब, मेरी आपको ये याद होगा कि मेरी शाम को भी आपसे सर मेरी बिल्कुल, मैं आपसे, देखिए सर, एज डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर वाटर बोर्ड आप जवाब दें सर इन चीजों के। आप ठीक है टेक्निकली अगर आप हाइड्रेंट्स को नहीं भी देखते, लेकिन सर इदारे के सरबराह की हैसियत से आपको इन चीजों का जवाब तो देना होगा ना सर। तो यही तो मैंने, देखे ना, तो कहते हैं जो आई विटनेस होता है ना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है बनिस्बत मैं यहाँ बैठ के बात करूं। तो मैंने तो आपको खुद ये ऑफर की कि आप हाइड्रेंट के ऊपर आके देखें जी सर, और उसकी कैलकुलेशन। सर मैं बिल्कुल आऊंगा, मैं वहां से लाइव प्रोग्राम भी करूंगा, ये तमाम चीजें, और आपको 1 मिनट की या मैं 10 मिनट की गिनती भी बताऊंगा कि 10 मिनट के दौरान वहां से कितने टैंकर्स भर के निकलते हैं। एक टैंकर के ऊपर जितने 1000 गैलन का वो टैंकर होता है वो लिखा होता है। आपके मीटर एक तरफ वो चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, उसकी बहस में मैं आगे आने वाले प्रोग्राम करूंगा कि आपके जो मीटर्स हैं तो वो कितनी इफादियत से काम कर रहे हैं। लेकिन आपको टैंकर्स की गिनती और उसके जो कैपेसिटी है ना, उससे आपको कैलकुलेशन भी बताऊंगा सारी। सर पहले तो ये जहन में रखिए, ये बिल्कुल एक पॉजिटिव बात जहन में रखिए कि आई एम विद यू जी सर, ठीक है ना। अगर कोई भी कैलकुलेशन या कोई भी क्वेश्चन का कोई भी आंसर होगा तो मैं सबसे पहले आपके साथ खड़ा हुआ। ये मैं और आप मिलके कैलकुलेट करेंगे और मैं आपको ये प्रूफ करके दिखाऊंगा कि कितने मिलियन गैलन पानी योमिया इन हाइड्रेंट से। ये तो सिर्फ एक हाइड्रेंट की बात कर रहा हूं, मैं आपको तमाम हाइड्रेंट की पूरी डिटेल दूंगा सर। मैंने इसीलिए अर्ज आपसे किया कि मैंने शाम को आपसे यही कहा था कि मैं अपने इंचार्ज को वहां भेज रहा हूं, लेकिन इत्तेफाक से वो टाइमिंग 7 से 10 बजे क्लोजिंग का टाइम होता है जी सर, तो शायद वो आपके टाइमिंग उनके साथ न सेटअप हो सके। आप जो टाइम कहें उस टाइम पे जाके मैं खुद
अगर आप कहेंगे तो मैं खुद भी हाजिर हो जाऊंगा। सर और आप देख लें, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी अगर आप बनफ्स नफीस जो है ना वो हाजिर हो जाएंगे तो आपका हम बड़े शुक्रगुजार होंगे। मैं क्या, पूरी कराची की आवाम आपकी शुक्रगुजार होगी। चले जी, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया असदुल्ला खान साहब, थैंक यू। तो नाज़रीन, ये है स्टोरी कराची के जो सरकारी हाइड्रेंट्स है उनकी, जो कि ठेके पे दिए गए हैं। एक शख्स है जिसकी मनी है, और आपको ये भी बताते चलें कि उन्होंने हमें लीगल नोटिस भी दिया है, लेकिन हम लीगल नोटिस से डरने वाले नहीं हैं। ठीक है, वो लीगल नोटिस अपनी जगह, उसका कानूनी जवाब आपको दिया जाएगा, लेकिन उसके साथ साथ जो हकीकत है वो भी तमाम लोगों के सामने अयां की जाएगी। नाज़रीन, छोटा सा वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। जी व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर की खबर, और अब हम गुफ्तगू करना चाहेंगे एक अहम मसले की तरफ, जो कराची में मुज़र सेहत खाना खाने से 2 भाइयों की हलाकत का मामला, जिस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस साकिब निसार ने खुद नोटिस ले लिया और सिंध हुकूमत से 10 रोज़ में रिपोर्ट तलब कर ली। और हमने ये भी देखा कि इसके मुख्तलिफ टेस्ट्स जो हैं वो भेजे गए हैं, जिनका इंतज़ार किया जा रहा है। इसके अलावा सिंध फूड कंट्रोल अथॉरिटी जो है वो बड़ी फाल नज़र आ रही है। पहले तो ये उस पर तनकीद का निशाना बनाया जा रहा था कि उसकी लैब्स नहीं हैं, बाकी चीज़ें नहीं हैं, लेकिन अब देखने में ये आ रहा है कि रोज़ाना ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ हो रही हैं, छापे पड़ रहे हैं, मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स को सील भी किया जा रहा है, कुछ मुज़र सेहत अशिया भी सामने आ रही हैं। अच्छा, ये भी देखा जाता है कि ये जो छापे हैं इस पर कुछ रेस्टोरेंट्स को कुछ जो कहना चाहिए जुर्माना करके छोड़ दिया जाता है। कहाँ तक कितनी सख्ती की जा रही है, कंज्यूमर्स इस पे क्या कहते हैं? हमारे साथ मौजूद हैं कंज्यूमर्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन कौकब इकबाल साहब, इनसे गुफ्तगू करना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम कौकब इकबाल साहब, खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। बुलंद इकबाल, कैसे हैं? जी अल्लाह का करम, मैं ठीक हूँ। कौकब साहब, कराची में डिफेंस और क्लिफ्टन में कार्रवाइयाँ की गई हैं, एक रेस्टोरेंट, एक फास्ट फूड रेस्टोरेंट और एक पकवान कुछ पे जुर्माने किए गए हैं। दिल्ली दरबार जो रेस्टोरेंट है शायद उसको सील भी किया गया है। कब तक ये सील कायम रहती है इसके बारे में हम नहीं कह सकते। क्या कहेंगे आप सिंध फूड कंट्रोल अथॉरिटी की कार्रवाइयों से, क्या आप मुतमईन हैं? देखिए, सबसे पहले बुलंद इकबाल के जो कार्रवाइयां हो रही हैं, ये 2 बच्चों की हलाकत के बाद जो मुज़र सेहत खाना खाया उस फैमिली ने, उसके बाद से ये कार्रवाइयां तेजी पकड़ गई, जबकि मीडिया ने अपना रोल अदा करना शुरू किया। हर चैनल और खुसूसी तौर पे आपके चैनल पे ये मुसलसल जो है वो प्रोग्राम हो रहा है इस बारे में। मैं समझता हूँ कि ये इनको पहले से जब अथॉरिटी वजूद में आई थी या वजूद में आने वाली थी, अपना लाए अमल तैयार करना चाहिए था। इसके बाद इसके साथ साथ सिंध फूड अथॉरिटी जो ये रेस्टोरेंट तो नजर आ रहे हैं कि रेस्टोरेंट हैं जो कि एक पोश इलाके में भी है, किस मुजाफाती इलाकों में इन्होंने कार्रवाइयां की, क्या गुलबर्ग के इलाके में कार्रवाई की, क्या नाज़िमाबाद के इलाके में कार्रवाई की? नाज़िमाबाद के इलाके में और आपको मालूम है कि अजीजाबाद के इलाके में और बंसर रोड पे फूड स्ट्रीट कायम है, और ये गंदे नाले वहां पे बह रहे हैं। यानी आप ये देखिए, नॉर्थ नाज़िमाबाद की जो फूड स्ट्रीट है और उसके ऊपर गंदे नालों के ऊपर गंदगी के ढेर पे वो रेस्टोरेंट कायम है। लोग बाहर बैठे फुटपाथों पे कुर्सियां लगाए हुए, इंक्रोचमेंट्स वालों को भी वो चीज नजर नहीं आ रही और ना ही सिंध फूड अथॉरिटी को नजर आ रही है। ये चंद रेस्टोरेंट्स की जो कार्रवाई है उनके खिलाफ, क्या उनके पास कोई इत्तला थी? क्या उन्होंने सिर्फ दिखाने के लिए काम किया? क्या ये चाहते हैं कि सिर्फ ये मीडिया पे आके जो है अपने उसका वो बताते हैं? साहब, सिंध फूड कंट्रोल अथॉरिटी के डायरेक्टर अबरार शेख साहब से मेरी खुद बात हुई, और मैं इस मामले पे खास तौर पे, चूंकि जाहिर सी बात है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मसला था और ये रेट्स के हवाले से भी मेरी उनसे बातचीत हुई। अभी वो अपनी मसरूफियत की वजह से हमें ज्वाइन नहीं कर सके हैं। सर, बात असल में ये है कि उनका ये कहना है कि मुख्तलिफ छापे मार रहे हैं, ये जो उन्होंने छापे मारे हैं ये उसकी एक आप कड़ी समझ सकते हैं, लेकिन अभी मजीद ग्रैंड ऑपरेशन इन तमाम चीज़ों के खिलाफ होना है। सर, आपसे अब मैं खास तौर पे ये जो खुद नोटिस लिया है चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब ने, इसके हवाले से आपसे ये पूछना चाहूंगा कि ये तो 2 बच्चों की हलाकत का मामला है, इसके साथ साथ कंज्यूमर कोर्ट्स के हवाले से आप क्या कहेंगे कि क्या सारिफीन को इतना हक दिया जाएगा कि वो अपनी आवाज अदालत तक पहुंचा सकें या अदालत में अपनी सुनवाई करा सकें? देखिए बुलंद इकबाल, मैं समझता हूँ कि जिस तरह सिंध फूड अथॉरिटी डिले प्रैक्टिस करके बहुत आखिर में सिंध सूबे में कायम की गई, इसी तरह 12 यानी कोर्ट भी एक्शन ले रहा है, हाई कोर्ट भी एक्शन ले रहा है
कि भाई सिंध कोर्ट क्यों नहीं, ये जो कंज्यूमर कोर्ट्स हैं जो सार्फिन कोर्ट कहलाती हैं, ये क्यों नहीं बन रही? सार्फिन सिंध के सूबे के जो सार्फिन है वो अपनी दादरसी कहाँ करें? क्या हर चीज पे सुमो मोटो एक्शन चीफ जस्टिस साहब लेते रहेंगे? क्या हम हर चीज जो है हर उसके लिए दादरसी के लिए चीफ जस्टिस का दरवाजा खटखटाएं? क्या सुप्रीम कोर्ट में जाएं? क्या हम आम कोर्ट्स में जाएं? ये सिंध फूड अथॉरिटी जिस तरह बनी और नाकाम अभी तक मेरी नजर में आती है। और इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूं कि अभी तक कंज्यूमर्स बॉडी जिसने ये अपनी तगुदोग करके ये कंज्यूमर्स ये अपना सिंध फूड अथॉरिटी बनवाई, इसको अभी तक अपने जो है बोर्ड में शामिल नहीं किए। कि बड़े अफसोस की बात यह है कि जो मेन स्टेक होल्डर है कंज्यूमर एसोसिएशन, इसको मैं पूछना चाहता हूं तमाम इनकी फूड अथॉरिटी के डीजी से। डीजी साहब ने जो मुझे पिछली दफा बुलाया तो उनसे कहा था शाम तक में आप नोटिफिकेशन जारी करेंगे। उसके बाद ये दिलासा देते रहे, क्योंकि बड़ी वो जो थी फौरी तौर पे इसके ऊपर मीडिया उसमें था, उन्होंने कहा किसी चैनल पे जो है ये अपनी गुजारिशात पेश ना करते। मैं आपके चैनल के तवज्जुह से इनसे पूछना चाहता हूं और इनकी सिंध मिनिस्ट्री फूड से भी पूछना चाहता हूं कि जो मेन स्टेक है कंज्यूमर एसोसिएशन, इसको अभी तक बोर्ड में क्यों नहीं शामिल किया? भाई मेरी आपसे ये वादा रहा कि मैं खुद भी बताते खुद सिंध फूड कंट्रोल अथॉरिटी और मिनिस्ट्री से दोनों जगह ये बात पहुंचाऊंगा कि आपको यानी खास तौर पे कंज्यूमर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान को, जो इतने साल से आप कंज्यूमर्स की आवाज उठा रहे हैं, तो आपको भी इस अथॉरिटी का जो एक बोर्ड है उसमें शामिल किया जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया कौकब भाई, और इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ चलूं बुलंद इकबाल के मैं अपनी कंज्यूमर एसोसिएशन की जानिब से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को मुख्तलिफ इशूज पे जो अवामी इशूज हैं इनको उठाने पे खराज तहसीन पेश करता हूँ। खुसूसी तौर पे जो उन्होंने सोमो मोटो एक्शन लिया 2 बच्चों की हलाकत पे, जिसमें सिंध हुकूमत से इन्होंने 10 दिन के अंदर रिपोर्ट मांगी है। उम्मीद है कि ये जो रिपोर्ट है इनको चीफ जस्टिस साहब को कोई वो हकीकी मायने में दिखाई जाएगी और इस केस का फैसला जो है वो यकीनन किसी न किसी की जो जिम्मेदारी है उस पर आयद किया, जिम्मेदारों का तयन किया जाएगा। बिल्कुल, हमें भी बड़ी खुशी है इस सू मोटो नोटिस की कि कम से कम, क्योंकि हम पहले दिन से हम जो है ना हमने ये इशू उठाया था, इतवार के दिन ये वाकया हुआ था और पीर के दिन से कंटिन्यूस हमने इस पर प्रोग्राम्स किए, तो बहुत खुशाइन बात है कि इस पर नोटिस लिया गया। वाकया बहुत अफसोसनाक है, लेकिन ये अच्छी बात है कि इस पर नोटिस लिया गया और अगर जिस तरह 10 दिन में रिपोर्ट मांगी गई है और जो जिम्मेदारान हैं उनका तयन करना है, तो हम यही उम्मीद करते हैं कि जो लोग इस वाकये के जिम्मेदार हैं उनको करारे वाकई सजा भी दी जाएगी। बहुत शुक्रिया इकबाल साहब, आपने हमें ज्वाइन किया, थैंक यू। नाज़रीन, अब बात करते हैं कराची में ग्रैंड ऑपरेशन के हवाले से तजावुज़ात की जारी है। इसका पहला मरहला एम्प्रेस मार्केट में मुकम्मल हुआ, वहाँ पे भी अभी मलबा उठाने का काम जारी है, लेकिन दूसरे मरहले में अब आराम बाग और लाइट हाउस इसके अतराफ का जो इलाका है वहाँ पे सैकड़ों दुकानों को आज मस्मार किया गया है और कहा जा रहा है कि गैर कानूनी दुकानें थीं या ये वो दुकानें थी जिनको KMC ने किराए पे जगह दी हुई थी। नाज़रीन, अब एक बहस ये भी छिड़ गई है कि क्या जो शख्स KMC से या मुख्तलिफ किसी भी बल्दियाती इदारे से किराए पे जगह लेकर बैठता है, क्या उसका ये हक़ नहीं है कि वो एक अपने मुस्तकबिल देखते हुए कारोबार सजाता है और उसके बाद अचानक से ये होता है कि ये जो इंसदाद तजावुज़ात ऑपरेशन चल रहा है इसमें उसकी दुकान भी हटा दी जाती है, मिसमार कर दी जाती है, बल्कि उसके साथ साथ उसके जो ख्वाब होते हैं, उसका जो मुस्तकबिल होता है, उन तमाम चीज़ों को मिटा दिया जाता है। इसी वाले से हमारे साथ मौजूद हैं सदर ऑल कराची इत्तेहाद अतीक मीर साहब, हमसे बात करना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम अतीक मीर साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं अपने आज के प्रोग्राम में। अतीक मीर साहब, क्या कहेंगे ये लाइट हाउस और आराम बाग में जो ऑपरेशन आज किया गया, क्योंकि आपका भी जो कारोबार है वो आराम बाग में है और जितने बेहतर इसको आप बता सकते हैं, मैं नहीं समझ सकता कि कोई और ताजिर इसकी सही तर्जुमानी कर सकता है। इसमें कोई शक नहीं कि एक बहुत अच्छा काम शहर को संवारने के लिए, तजावुज़ात के खात्मे के लिए, सड़कों को, गलियों को चौड़ा करने के लिए, एक मैं इसकी हिमायत करता हूं, लेकिन इस अच्छे काम में जो सबसे बुरा जो पहलू है वो बेरोजगारी का है। वो ऐसे लोग जिसका अभी आप खुद जिक्र कर रहे थे कि ये काबिज नहीं थे, इन्हें 30 साल 35 साल पहले किराएदार के तौर पे बिठाया गया, फिर उसके बाद बहुत ही कम वक्त में 1 महीने 1.5 महीने में इन्हें नोटिस पे इन्हें उठाया गया,
मैं आज भी जितनी सिसकियां, जितनी हिचकियां और जिस तरह मैं ताजरों को आज रोते धारे मारते हुए देख रहा था, तो मेरा पता नहीं चलता था कि इनके लिए क्या किया जाए। लेकिन आरजी किराएदारी की रसीदें और इनका मुआहदा था कि 1 माह में इन्हें खाली करना है, और सबसे बड़ी बात कि इसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का भी ऑर्डर था। लेकिन मैं फिर एक बात कहता हूं कि इस सारे काम में इस तरीके से उठा के फुटपाथ और सड़क पे फेंक देना, ये जुल्म है, ज्यादती है। एक ऐसी रियासत जिसमें महंगाई बढ़ती चली जा रही है, जिसमें बेरोजगारी। साहब, वादे तो किए जा रहे हैं, मेयर कराची की तरफ से ये कहा जा रहा है कि तमाम जितने दुकानदार जिनको केएमसी ने किराए पे जगह दी हुई थी उनकी दोबारा आबादकारी की जाएगी, उनको कंपेंसेट किया जाएगा। क्या समझते हैं इन वादों में और दावों में कितनी सदाकत है, और क्या ये वादे वफा होंगे या वादों की तरह सिर्फ वादे ही रह जाएंगे? मेयर कराची का इस मामले में जो मेरा तजुर्बा है वो काफी मुस्बत है, क्योंकि इससे कबल भी बरोज पार्क के 118 किराएदार थे जो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म से जिनकी दुकानें खत्म की गई, तो मेयर कराची ही ने उन्हें दोबारा से एकोमोडेट किया था। तो मेयर कराची का इस सिलसिले में आज भी मेरी उनसे फोन पे बात हुई, परसों भी मेरी बात हुई, तो उनकी यही यकीन दयानी है कि जो किराएदारान हैं, मेरी पूरी कोशिश होगी कि उन्हें एकोमोडेट किया जाए। ये एक अच्छी और उम्मीद अफजा बात है। खुदा करे कि वो अपने वादे पे कायम रहें, जिसकी हमें उम्मीद भी है, और इंशाअल्लाह। अच्छा सर, कुछ लॉ एंड ऑर्डर भी क्रिएट हुई, कुछ ऐसी सूरत हाल क्रिएट हुई, क्या समझते हैं? देखिए सर, ये जो तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन किया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे किया जा रहा है, और ठीक है तजावुजात नहीं थी, लेकिन इसमें क्या कुछ ऐसी दुकानों का भी नुकसान हुआ जो परमानेंट अपने मालिकाना हुकूक पर बैठे हुए थे, लेकिन इस ऑपरेशन की वजह से उनको नुकसान पहुंचाया गया? मेरा ख्याल है कि ऐसा अगर हुआ भी होगा तो ये शाज़ और नादिर कोई एक आध दुकान होगी, लेकिन ज्यादातर ऐसा हुआ नहीं, इसलिए कि केएमसी की जितनी भी दुकानें हैं वो इन प्राइवेट दुकानों से बिल्कुल अलग हैं। ये ज्यादातर नालों पे बनी हुई हैं या फुटपाथ पर कायम हैं, किसी ना किसी बाग के किनारे हैं। तो ये ऐसे इम्कान। मीर साहब, आपने कोई मुज़ाकरात ऐसे नहीं किए कि कुछ मजीद वक्त दे दिया जाता या पहले इनकी आबादकारी कर ली जाती प्रॉपर खाली करा के? लेकिन सर, कोई भी शख्स जो किराए के मकान में भी क्यों ना रहता, उसके भी कुछ हुकूक होते हैं। अगर कोई शख्स आज किसी को किराए पे कोई मकान देता है तो कल ये नहीं कर सकता कि फौरन ही उससे खाली करो वरना ये मकान तोड़ दूंगा मैं। दरअसल इससे कबल भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इस किस्म के जितने भी ऑर्डर्स दिए हैं उसमें जिम्मेदारान को एक हदफ दिया है, और इतना ज्यादा हमने देखा कि वो खुद हिरासा हो जाते हैं कि अगर हमने इसे महदूद, अभी भी 15 दिन में ये सब कुछ क्लियर करने का ऑर्डर है, तो मैंने देखा कि इदारों के सरबराहान बिल्कुल एक हड़बोंग का शिकार हो जाते हैं, बिल्कुल वो हिरासा हो जाते हैं। ऐसा लगता है इन्हें अपनी सीटें बचाने, पैनिक सिचुएशन हो जाती है। बिल्कुल अतीक मीर साहब, मैं समझ सकता हूँ। बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। जी, बहुत शुक्रिया अतीक मीर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। और नाज़रीन, अब हम रब्ता करना चाहेंगे बशीर सिद्दीकी साहब से भी, जो कि डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट हैं, और उनसे भी हम बात करना चाहेंगे। उनसे ही जानना चाहेंगे कि वो दुकानें जिन्हें नुकसान पहुंचा है या ये कि किस तरह की सूरत हाल का उन्होंने सामना किया, क्योंकि ये जो ऑपरेशन जारी है अब ये मरहलावार है। अब इस मरहला में क्योंकि सिर्फ यही एक ऑपरेशन नहीं है, इसके साथ साथ मुख्तलिफ और तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन चल रहे हैं जो कि वाटर कमीशन की रिपोर्ट पर किए जा रहे हैं, जिसमें मुख्तलिफ इलाके हैं, मुख्तलिफ रिहायशी प्लॉट्स हैं जो कि कमर्शियल एक्टिविटीज़ में मुलव्वस है, जिनको सील किया गया है। इसके अलावा रोज़ाना का एक शेड्यूल भी दिया गया है। इस पे अमल दरामद के लिए मुख्तलिफ इदारों से हेल्प भी मांगी गई है, और आज इसी हवाले से गरीबाबाद का जो इलाका था वहाँ पे भी ऑपरेशन किया गया है। तो अब इस वक्त कराची में कुछ सूरत हाल यूँ है कि बहुत से लोग रज़ाकाराना तौर पर अपनी जगहें, अपने ये फुटपाथ खाली कर रहे हैं और अपने साइन बोर्ड्स हटा रहे हैं, जो कि एक बड़ी खुशाइन बात है कि अगर इस तरह से कराची में मुहिम चलती रही तो वो तमाम फुटपाथ और तमाम पैदल चलने वालों की जगहें जो हैं वो खाली हो सकेंगी। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट बशीर सिद्दीकी साहब, इनसे बात करना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम बशीर साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं अपने प्रोग्राम में। जी वालेकुम सलाम इकबाल साहब, जी अल्लाह का करम, मैं ठीक हूँ। बशीर साहब, ये बताइएगा कि आज लाइट हाउस और आराम बाग के अतराफ ऑपरेशन किया गया, सबसे पहले तो ये बताएं कि क्या आप, चूंकि ये ऑपरेशन, इस ऑपरेशन की एक्सेप्टेंस लोगों में आती जा रही है,
तो अब आपको मज़ाहिमत का सामना करना पड़ता है या मज़ाहिमत काफी कम हो गई है? देखिए डॉक्टर साहब, इसमें आपको एक बता दूं कि अब आवाम भी, तमाम लोगों को अवेयरनेस हो गई है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर किया है कि नालों पे और जो फुटपाथ के ऊपर या किसी एम्यूनिटी प्लॉट पहाड़ के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के वाज़ेह अहकामात आ गए हैं कि उसमें जितने भी नाजायज तजावाज़ात हैं उसको फौरन रिमूव किया जाए। तो इम्प्रेस मार्केट से लेकर हमारे को अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी सहूलत के साथ आम आवाम भी हमारे साथ दे रही है, तमाम दुकानदार भी हमने उनको नोटिस देते हैं और वो फौरी तौर पे खाली कर रहे हैं। आज भी ऐसे ही हुआ, हम जब पहुंचे हैं आराम बाग में तो तमाम दुकानें खाली हो चुकी थी, सामान निकल चुका था। सुबह के टाइम पर ऐसा जरूर हुआ है कि लाइट हाउस पे दुकानदारों ने एहतजाज जरूर किया है, लेकिन वो अपनी दुकानें उन्होंने सामान निकाल चुके थे, मतलब वो तैयार थे, इनको पता था कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर हैं और इस पर कंप्लाइंस होंगे। अच्छा बशीर साहब, एक चीज जो इम्प्रेस मार्केट वाले ऑपरेशन में देखने में आई है ना, बहुत सी दुकानों का सामान मलबे तले दब गया और फिर वो जो मलबा था ना उसके ऊपर लूटमार हुई है, उसमें मुख्तलिफ चीजें मतलब एक ऐसी लूटमार चल रही थी जैसे माले गनीमत लोग जमा करते हैं कि वो मलबे के नीचे दबा हुआ था। सर ये क्या मतलब लोगों के साथ नाइंसाफी नहीं हो गई कि उनकी दुकानें भी खत्म, माल भी खत्म, अचानक से ऑपरेशन शुरू हुआ, जो सामान उनका दुकानों में रह गया वो मलबे तले दब गया, कुछ लोग उसे लूट के ले गए, क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए डॉक्टर साहब, हमने जब इम्प्रेस मार्केट का काम शुरू किया था तो उसमें एक एक दुकानदार ने अपना तमाम सामान निकाला था और उन्हीं के दुकानदारों के कहने पे हमने उनको 4 से 6 घंटे दिए, बल्कि उन्होंने हमसे कहा कि भाई आप हमें 3 घंटे का मौका दे, तो हमने उनको 7 घंटे दिए और 7 घंटे में सारा सामान निकल गया। हाँ, जहाँ तक बात आप कह रहे हैं कि वो सामान की, तो वो कुछ लोगों ने वहां पर जो सरिया और इस किस्म की चीजें निकली वो जरूर निकालने की कोशिश की है, लेकिन वो कोई सामान किसी दुकानदार का कोई नुकसान नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह आज तक। सर अभी तो देखिए ना, 2 छोटी छोटी जगहें हैं जहां पे इतने दिन आपको लग गए इंक्रोचमेंट रिमूव करने में, क्या कहते हैं जो बाकी इलाके हैं और भी बहुत से ऐसे कारोबारी मराकज कराची में मौजूद हैं। एक बहुत वसी और अरीज शहर है कराची, तो क्या समझते हैं कितने दिन और मजीद अभी कार्रवाई करनी पड़ेगी? क्योंकि अभी तो आप लोगों का जो फोकस है वो सिर्फ सदर का वो इलाका है जिसके ऊपर वर्ल्ड बैंक ने एक बहुत बड़ी इमदाद या लोन दिया है और जिसके तहत पुराने सदर को दोबारा से रिवाइव किया जाएगा। इसमें बंस रोड भी है, इसमें आराम बाग भी है, मतलब एक बहुत बड़ा इलाका है। पुराने सदर को दोबारा से उसकी जो पुरानी कंडीशन थी जो अंग्रेजों के जमाने में थी, वो उस तरीके से उसको बहाल किया जाएगा। बशीर सिद्दीकी साहब आप लाइन पे हैं मेरे साथ? जी, तो क्या कहते हैं कि अभी ये सदर के इलाके को कंट्रोल यानी क्लियर करने में, सदर है, बंस रोड है, बाकी तमाम इलाके हैं, तकरीबन कितने रोज लग जाएंगे आपको ये जो खास टास्क दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, इसको मुकम्मल करने में? कोई टाइम फ्रेम बनाया गया है इसके लिए? देखिए डॉक्टर साहब, ये पहले तो सदर का हमें टाइम फ्रेम 15 दिन का दिया गया था, सिर्फ सदर का। हमने सदर की रिपोर्ट जमा करा दी है सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि हमने क्या कार्रवाई की है, सुप्रीम कोर्ट में कितनी दुकानें मसमार की, कितने सनशेड मसमार किए, कितनी दीवारें, कितना किए थे फुटपाथ पे, वो सब हमने रिपोर्ट जमा करा दी है। अच्छा, उसके बाद हम ओल्ड सिटी एरिया के अंदर भी यही कार्रवाई करने जा रहे हैं और हमारा कल का प्रोग्राम जो है कि हम, जो आपने अगर फ्रेम मार्केट देखी हो जामा क्लास के सामने, दुपट्टा गली देखी हो, तो हम इंशाल्लाह ताला उसको भी हमने नोटिस इशू किया हुआ है और वो दुकानें मेरी इतला के मुताबिक खाली होना शुरू हो गई हैं। अच्छा। तो हम वो तकरीबन 150-200 दुकानें हैं, हम कल उनको भी मसमार करने का हमारा प्रोग्राम है, वो भी हम मसमार करेंगे क्योंकि वो भी फुटपाथ पे बनी हुई है। अच्छा। तो ये जितनी दुकानें फुटपाथ पे बनी हुई है केएमसी की, या अभी तो हम अपनी दुकानों की बात कर रहे हैं, हम आम पब्लिक की दुकानों की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम केएमसी की दुकानों की बात कर रहे हैं, जो हमारा ये समझ लिया, अगर हम ऐसे केएमसी में बात करूं तो वो हमारी जमीन है। हम पहले अपनी जमीन को साफ कर रहे हैं, उसके बाद उन लोगों के पर उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप देख लें, सबसे पहले हमने अपने पर कार्रवाई शुरू की है और जो लोग काबिज हैं फुटपाथों पे और नालों पे मौजूद हैं प्लॉट पे, जी वो फौरन खाली कर दें। और क्योंकि जब हम कार्रवाई करेंगे तो उनसे नुकसान का अंदेशा होगा, क्योंकि अगर दुकान में सामान इसलिए बेहतर यह है कि लोग रजाकाराना तौर पर वो जगहें खाली कर दें ताकि नुकसान कम से कम पहुंच सके। बहुत शुक्रिया बशीर सिद्दीकी साहब, आपने हमें ज्वाइन किया, थैंक यू। नाज़रीन, अब देखना यह है कि जो सूरत हाल है और जिस तरह से लोग अब बहुत से इलाकों में रजाकाराना तौर पर फुटपाथ खाली कर रहे हैं, नाले की जगहें खाली कर रहे हैं, तजावुज़ात का खुद खात्मा कर रहे हैं, उसकी वजह यह है कि जो नुकसान पहुंचता है जब कोई ऑपरेशन किया जाता है तो उसमें फिर
गंदम के साथ घुन भी पिसता है और फिर मुख्तलिफ लोगों को नुकसान भी होता है। इसलिए ये एक अच्छा ट्रेंड है। अगर इसी तरीके से काम होता रहे तो मेरे ख्याल में वक्त या वो दिन दूर नहीं जब कराची बहुत साफ़ सुथरा और बहुत खुशगवार हालत में नज़र आएगा। बहरहाल नाज़रीन, उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। मुझे बुलंद इकबाल को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।